नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द बुक सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड बीपीएससी 133 के चैप्टर नंबर 5 पार्ट 2 पर चर्चा करेंगे। इससे पहले इस चैप्टर के पार्ट 1 में हमने ये पढ़ा था कि संसदीय प्रणाली से हम क्या समझते हैं और संसदीय प्रणाली की विशेषताएं बताओ। इसके साथ ही साथ संसदीय प्रणाली में सरकार की क्या भूमिका होती है, ये तमाम चीज़ें हमने इस चैप्टर के पहले भाग में पढ़ ली थी। अगर आपने इस चैप्टर के पहले भाग को अभी नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले उस भाग को जरूर पढ़िए, ताकि इस चैप्टर को आगे समझने में आपके लिए आसानी हो। और आशा है चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, ताकि अगले चैप्टरों के लिए हमें पहले से ही प्रेरणा प्राप्त हो सके। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या होता है, यानी कि राष्ट्रपति प्रणाली क्या होती है। तो देखो, राष्ट्रपति प्रणाली आपने अमेरिका का एग्जाम्पल देखा होगा। पढ़ने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। आपने अमेरिका में देखा होगा, अमेरिका में क्या होता है, राष्ट्रपति शासन की सरकार होती है, यानी कि राष्ट्रपति प्रणाली की सरकार होती है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है। तो अमेरिका में आप देखोगे तो सारी सारी पावर किसके पास होती है, राष्ट्रपति के पास होती है। जबकि भारत में आप देखोगे तो सारी सारी पावर प्रधानमंत्री के पास होती है। तो जब भी प्रेसिडेंशियल सिस्टम का नाम लिया जाए तो आपके सामने एग्जाम्पल आना चाहिए अमेरिका का। तो राष्ट्रपति प्रणाली में सरकार का प्रमुख जो होगा वो राष्ट्रपति होगा और सारी की सारी पावर उसी के पास होगी। इस सिस्टम को हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम या अध्यक्षात्मक व्यवस्था भी कहते हैं। तो एग्जामिनर चाहे आपसे अध्यक्षात्मक व्यवस्था के बारे में पूछ ले, जैसे कि चैप्टर का नाम भी है संसदीय और अध्यक्षात्मक व्यवस्था, तो चाहे आपसे अध्यक्षात्मक व्यवस्था के बारे में पूछ ले, चाहे आपसे राष्ट्रपति प्रणाली के बारे में पूछ ले, बात एक ही है। तो चलिए अब जानते किताब हमें राष्ट्रपति प्रणाली के बारे में क्या बताती है। तो राष्ट्रपति प्रणाली सरकार का वह रूप है जिसमें सरकार की जो कार्यपालिका शक्ति हैं, जो विधायिका शक्ति हैं, वो अलग अलग होती है। तो देखो, संसदीय शासन प्रणाली में हमने पढ़ा था कि सरकार की जो कार्यकारी शक्तियां होती हैं, जो विधायिक शक्ति होती है, वो एक ही होती हैं। यानी कि संसदीय प्रणाली में कार्यकारी शक्तियां और विधायिका शक्तियां एक होती हैं, लेकिन राष्ट्रपति प्रणाली में कार्यकारी शक्तियां अलग होती हैं और विधायी शाखाएं अलग होती हैं। दोनों ही स्वतंत्र होती हैं आपस में, यानी कि दोनों के मेंबर अलग अलग होते हैं। एग्जीक्यूटिव के मेंबर भी अलग अलग होते हैं, लेजिस्लेटिव के मेंबर भी अलग अलग होते हैं। जबकि संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका के मेंबर और विधायिका के मेंबर एक ही होते हैं, जो कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा भी था। तो राष्ट्रपति प्रणाली में कार्यपालिका को अलग से चुना जाता है और विधायिका को अलग से चुना जाता है। इनके पास स्वतंत्र शक्तियां होती हैं। कार्यपालिका प्रत्यक्ष रूप से विधायिका के प्रति जवाबदेह भी नहीं होती, यानी कि संसदीय प्रणाली में जो कार्यपालिका थी वो विधायिका के प्रति जवाबदेह थी, लेकिन यहाँ पर इसकी एक दूसरे के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं बनती और ना ही इसे भंग किया जा सकता है, जबकि संसदीय प्रणाली में इसे भंग किया जा सकता था। तो देखा जाए तो संसदीय प्रणाली की थोड़ी सी अपोजिट है राष्ट्रपति प्रणाली। तो राष्ट्रपति प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिसमें कार्यकारी, यानी कि जो राज्य के प्रमुख होते हैं, वो अपनी जो अवधि है वो संवैधानिक रूप से स्वतंत्र होते हैं। यानी कि राष्ट्रपति प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिसमें जो कार्यपालिका होती है, यानी कि एग्जीक्यूटिव होती है, ये अपने टाइम पीरियड को निभाने में और संवैधानिक रूप से बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं। यानी कि विधायिका बिल्कुल अलग होती है और कार्यपालिका बिल्कुल अलग होती है, और इनके लिए कोई जिम्मेदारी भी नहीं बनती। फॉर एग्जाम्पल यूएसए। तो अगर आपसे कोई राष्ट्रपति प्रणाली या अध्यक्षात्मक प्रणाली के बारे में पूछे तो आप बताओगे कि अध्यक्षात्मक प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका का क्षेत्र जो है अलग अलग होता है और दोनों एक दूसरे के प्रति जवाबदेह भी नहीं होती हैं। जबकि संसदीय प्रणाली में दोनों का कार्यक्षेत्र एक दूसरे से जुड़ा होता है और दोनों के मेंबर एक ही होते हैं, जबकि अध्यक्षात्मक प्रणाली में दोनों के मेंबर अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अध्यक्षात्मक प्रणाली का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है यूएसए। इसके बाद अर्जेंटीना, ब्राजील, मैक्सिको, चिली, कोलंबिया आदि देशों में भी ये फैली है। केनिया, जिम्बाब्वे, घाना जैसे देशों में, इंडोनेशिया, मालदीव, फिलीपींस जैसे देशों में भी ये प्रणाली मौजूद है, हालांकि थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। हम अब राष्ट्रपति प्रणाली की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। तो राष्ट्रपति प्रणाली की सबसे पहली जो विशेषता है वो है एक ही मुखिया। तो राष्ट्रपति प्रणाली की सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ पर एक ही मुखिया होता है, जबकि संसदीय प्रणाली में दो मुखिया होते हैं। जैसे हमारे देश में एक प्रधानमंत्री और एक राष्ट्रपति है। मेन पावर प्रधानमंत्री के पास है, राष्ट्रपति के पास नाम मात्र की शक्तियां हैं। तो संसदीय प्रणाली की बात करें तो वहाँ पर तो ऐसा है, लेकिन राष्ट्रपति प्रणाली की बात करें तो यहाँ पर एक ही मुखिया होता है जो राष्ट्रपति के रूप में जाना जाता है। जैसे कि एंड्रयू हैवुड ने कहा भी है कि राष्ट्रपति प्रणाली में एक ही व्यक्ति दो ताज पहनता है। इसका मतलब राष्ट्रपति ही देश का मुखिया भी होता है और सरकार का मुखिया भी होता है। जबकि हमारे देश में सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री है और देश का मुखिया राष्ट्रपति है। लेकिन राष्ट्रपति प्रणाली में क्या है, राष्ट्रपति ही राज्य का मुखिया है और राष्ट्रपति ही सरकार का मुखिया है। राष्ट्रपति सरकार को निर्देश दे सकता है, राजनीतिक जिम्मेदारियों को भी निभाता है और सारे कर्तव्यों का पालन भी करता है।
राष्ट्रपति संसदीय प्रणाली के तहत प्रधानमंत्री की तुलना में बहुत कमजोर होता है। यानी कि जो संसदीय प्रणाली के तहत जैसे प्रधानमंत्री की तुलना में थोड़ी सी इसकी क्या होती है, शक्तियों में कमी होती है। यानी कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में प्रेसिडेंट के पास उतनी ज़्यादा पावर नहीं होती जितनी कि प्रधानमंत्री के पास पार्लियामेंट्री सिस्टम में होती है, क्योंकि इसका नियंत्रण कम होता है। देखो भाई, संसदीय प्रणाली में सारे मंत्रियों पर कंट्रोल किसका, प्रधानमंत्री का। लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम में राष्ट्रपति के पास ऐसा नहीं है। तो पहली विशेषता तो ये हो गई कि एक ही मुखिया होता है। दूसरा, शक्तियों का विभाजन। तो राष्ट्र सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली में बात करें तो सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ पर शक्तियों का बंटवारा होता है। यहाँ पर क्या है, कार्यपालिका की शक्ति अलग होगी, विधानसभा की शक्ति अलग होगी, न्यायपालिका की शक्तियाँ अलग होगी। राष्ट्रपति प्रणाली में खासतौर पर विधायिका की शक्तियाँ और कार्यपालिका की शक्तियों का बंटवारा होगा। कार्यपालिका अपना कार्य करेगी जबकि विधायिका अपना कार्य करेगी। इसके अलावा कार्यपालिका को अलग चुनाव से चुना जाएगा और विधायिका को अलग चुनाव से चुना जाएगा। तो दोनों के चुनाव भी अलग अलग तरीके से होंगे और दोनों एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी भी नहीं लेंगे। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि विधायिका राष्ट्रपति को उसके टाइम पीरियड पूरा होने से पहले हटा भी नहीं सकती। चौथी बात यह कि राष्ट्रपति विधायिका के कार्यकाल की समाप्ति से पहले इसे भंग भी नहीं कर सकता। यानी कि ना तो राष्ट्रपति कार्यपालिका को भंग कर सकता है, ना ही कार्यपालिका राष्ट्रपति को हटा सकती है। तो शक्तियों का जो विभाजन है वो स्पष्ट रूप से है। तो राष्ट्रपति प्रणाली में जो शक्तियों का विभाजन है तो कार्यपालिका की शक्तियां अलग हैं, विधायिका की शक्तियां अलग हैं, न्यायपालिका की शक्तियां अलग हैं। राष्ट्रपति कार्यपालिका को भंग नहीं कर सकता, कार्यपालिका राष्ट्रपति को नहीं हटा सकती। ये सारी चीजें किसमें हैं, राष्ट्रपति प्रणाली में। लेकिन देखो भाई, ये चीज आपको जब तक नहीं समझ में आ सकती जब तक आपको संसदीय प्रणाली के बारे में ना पता हो। तो पिछला लेक्चर जरूर सुन लेना जाके, ताकि ये चीज आसानी से समझ में आए। अगली विशेषता राष्ट्रपति प्रणाली की ये है कि राष्ट्रपति और जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं इन्हें सरकार बनाने की पूरी स्वतंत्रता होती है। उन्हें अपने मेंबर विधानसभा से नहीं लेने पड़ते, जबकि हमारे देश में क्या है, हमारे देश में विधायिका से मेंबर लेने पड़ते हैं, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति प्रणाली में राष्ट्रपति को अपने ही मंत्रिमंडल से सदस्य नियुक्त करने के अधिकार होता है, उसे विधानसभा से सदस्य लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है भाई। उसके पास अपनी पार्टी में अपना सहयोग होना चाहिए। अगर सहयोग नहीं है तो एक अलग चीज़ है, अगर पार्टी में मेजोरिटी है तो राष्ट्रपति के पास ही सारी पावर होगी। कानून बनाने के अधिकार की बात करें तो राष्ट्रपति प्रणाली में कार्यपालिका संसदीय सरकार की कार्यपालिका की तुलना में कानून बनाने का बहुत कम अधिकार रखती है। यानी कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में कार्यपालिका के पास अधिकार नहीं होते कानून बनाने के, मतलब होते हैं, बहुत कम होते हैं। लेकिन विधायिका जो है उसके पास ही सारे के सारे कानून बनाने के अधिकार होंगे। अगर मान लो विधायिका ने कोई कानून राष्ट्रपति के पास भेजा है, जैसे यहाँ पे लिखा है कि मान लो अमेरिकी राष्ट्रपति के पास वहाँ की कांग्रेस ने कोई अधिनियम भेजा है और राष्ट्रपति उस अधिनियम को मानने से मना कर देता है और उस अधिनियम को खारिज कर देता है, तो ऐसे में विधायिका दोबारा उस अधिनियम को बनाकर भेज देगी और ऐसे में राष्ट्रपति को साइन करना ही पड़ेगा, हस्ताक्षर करने ही पड़ेंगे। तो ऐसे में देखा जाए तो कानून निर्माण बनाने में यहाँ पर विधायिका को ज़्यादा पावर है, जबकि हमारे देश में कार्यपालिका के पास भी वो पावर है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर टाइम पीरियड पूरा होता है। संसदीय प्रणाली में टाइम पीरियड पूरा नहीं होता, जबकि राष्ट्रपति प्रणाली में जितना भी साल होता है, किसी देश में 5 साल होते हैं, किसी साल में 6 साल होते हैं, किसी देश में 4 साल होते हैं। तो जिस देश में जितने साल हैं उस हिसाब से वो टाइम पीरियड पूरा होता है। जैसे यहाँ लिखा है 4, 5, 6 साल। तो किसी देश में 4 साल में चुनाव होते हैं, किसी देश में 5 साल में चुनाव होते हैं, किसी देश में 6 साल में चुनाव होते हैं। ये उस देश की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषताएं बताओ, तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता यह है कि इसमें एक ही मुखिया होता है, शक्तियों का विभाजन अलग अलग होता है, कार्यपालिका की शक्तियां अलग होती हैं, विधायिका की शक्तियां अलग होती हैं। राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं ये एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। कानून बनाने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति प्रणाली में जो राष्ट्रपति की कार्यपालिका है उसके पास कम होता है, जबकि विधायिका के पास ज़्यादा होता है। और जो टाइम पीरियड है उसमें फिक्स होता है, टाइम से पहले चुनाव नहीं करवाए जाते हैं। संसदीय और राष्ट्रपति प्रणाली के फायदे और नुकसान क्या हैं, आगे चैप्टर में ये बताया गया है। तो अगर दोनों ही प्रणाली आपको अच्छे से समझ में आ गई हैं तो इनके फायदे और नुकसान भी आपको अच्छे से आ ही गए होंगे। तो देखो, संसदीय प्रणाली और राष्ट्रपति प्रणाली के फायदे और नुकसान के बारे में ज़्यादातर बहस होती रही है। अलग अलग फिलोसफर्स अलग अलग वायदे कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भाई संसदीय प्रणाली ज़्यादा बेस्ट है, कुछ कहते हैं राष्ट्रपति प्रणाली ज़्यादा बेस्ट है। जैसे कि एक व्यक्ति है जिनका नाम है जुआनजे लिंज। तो जुआनजे लिंज ने अपना एक लेख लिखा था और उस लेख का नाम था राष्ट्रपतिवाद के खतरे। उन्होंने कहा कि भाई राष्ट्रपति प्रणाली में क्या होता है, अस्थिरता होती है, इसमें लोकतंत्र ज़्यादा नहीं होता, एक ही व्यक्ति के आसपास सारी शक्तियाँ घूमती रहती हैं और ऐसे में तानाशाह भी हो सकता है।
लेकिन आगे चलकर कुछ लोगों ने क्या करा, इनकी आलोचना करी। जैसे मैथ्यू शुगार्ट, जे केरी ने कहा नहीं, राष्ट्रपति प्रणाली ज़्यादा अच्छी होती है, इसमें ज़्यादा अच्छी जवाबदेहिता होती है, ट्रांसपेरेंसी भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो ऐसा करके ये बहस चली कि कुछ लोग कहते हैं राष्ट्रपति प्रणाली अच्छी है, कुछ लोग कहते हैं संसदीय प्रणाली अच्छी है। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे संसदीय प्रणाली के फायदे और नुकसान क्या हैं। तो संसदीय प्रणाली के जो समर्थक हैं उनका ये मानना है कि राष्ट्रपति प्रणाली की तुलना में संसदीय प्रणाली बहुत बेहतर है, ये बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है, ये बहुत ज़्यादा जवाबदेह है। सभी मंत्रियों को अपने अपने काम पता होते हैं और वो अपने अपने डिपार्टमेंट के लिए जिम्मेदार होते हैं। गठबंधन की सरकार ना हो, मेजोरिटी की सरकार हो, तो बहुत अच्छी सरकार चलती है संसदीय प्रणाली में, ऐसा माना जाता है। लेकिन जब गठबंधन की सरकार बनती है तो संसदीय प्रणाली में कुछ कमियां आ जाती है। जैसे कि आलोचकों का कहना भी है, यानी कि जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं इस प्रणाली को, उनका कहना भी है कि संसदीय प्रणाली राष्ट्रपति प्रणाली की तुलना में अच्छी नहीं है, इसमें बहुत सारी समस्याएं हैं। सबसे पहले संसदीय प्रणाली की बात करें तो इसमें कार्यपालिका का दबदबा है। जब कभी एक ही पार्टी मेजोरिटी पर आती है तो वो इतना ज़्यादा कंट्रोल कर लेती है कि एक तरीके से तानाशाह जैसी प्रवृत्ति आ जाती है। संसदीय प्रणाली में कई बार सरकार कमज़ोर होती है, राजनीतिक अस्थिरता होती है। मतलब गठबंधन की जब सरकारें बनती हैं तो गठबंधन की सरकार जब बनती है तो टाइम से पहले ही सरकार गिर जाती है। तीसरी बात यह है कि संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति प्रणाली की तुलना में बहुत कम कुशल होती है, यानी कि जो राष्ट्रपति प्रणाली होती है वो बहुत ज़्यादा कुशल होती है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि संसदीय प्रणाली राष्ट्रपति प्रणाली की तुलना में कम कुशल होती है, यानी कि कम स्किलफुल होती है, क्योंकि मतदाताओं को चुनाव से पहले ही पता ही नहीं होता कि चुनाव के नतीजे के बाद सरकार किसकी बनेगी, कौन बंदा कौन सा मंत्री होगा। क्योंकि सरकार बनने के बाद ही पता चलता है होम मिनिस्टर कौन होगा, एजुकेशन मिनिस्टर कौन होगा, हेल्थ मिनिस्ट्री किसके पास होगी। लेकिन अगर हम राष्ट्रपति शासन में बात करें तो पहले से ही पता होता है कौन बंदा कौन सा मंत्री बनेगा। तो इसी प्रकार से चौथी बात यह है कि जब मेजोरिटी नहीं बन पाती है तो दिक्कतें और भी ज़्यादा हो जाती हैं। तो राष्ट्रपति और संसदीय प्रणाली की कुछ फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। सेम राष्ट्रपति प्रणाली के भी फायदे नुकसान इसी तरीके से बताए जाएंगे जो इसके समर्थक होंगे। तो राष्ट्रपति प्रणाली के फायदों में ये बताया जाएगा कि कार्यपालिका की शक्तियाँ अलग हैं और विधायिका की शक्तियाँ अलग हैं, जिससे क्या होता है, वर्चस्व की समस्या नहीं होती, कोई अपनी दावेदारी नहीं कर सकता। दूसरी बात यह है कि संसदीय प्रणाली में कई बार एक ही पार्टी का दबदबा रहता है, लेकिन राष्ट्रपति प्रणाली में ऐसा नहीं होता है। तीसरी बात यह है कि राष्ट्रपति प्रणाली पूरा का पूरा अपना टाइम पीरियड पूरा करती है, जबकि संसदीय प्रणाली में कई बार अपना पूरा टाइम पीरियड नहीं हो पाता है गठबंधन की सरकारों में। चौथी बात यह है कि संसदीय प्रणाली की तुलना में राष्ट्रपति प्रणाली बहुत ज़्यादा कुशल होती है, क्योंकि मतदाताओं के पास पहले ही जानकारी होती है कि नई सरकार की लीडरशिप कौन करेगा। फॉर एग्जाम्पल, जब अमेरिका में 2016 में चुनाव हुए थे तो ये बात थी कि डोनाल्ड ट्रंप बनेंगे या हिलेरी क्लिंटन राष्ट्रपति बनेंगी। पांचवी बात राष्ट्रपति प्रणाली की विशेषता यह है कि राष्ट्रपति प्रणाली मतदाताओं को पॉलिसी बनाने की प्रक्रिया को प्रभावित करती है, जबकि संसदीय प्रणाली में ऐसा नहीं होता। लेकिन राष्ट्रपति प्रणाली के बहुत सारे नुकसान हैं। नुकसान ये हैं कि कई बार कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से अलग होती हैं, तो इसलिए लड़ाई झगड़े के संबंध भी रहते हैं, कई बार संघर्ष की स्थिति भी रहती है। कई बार क्या होता है, राजनीतिक पार्टी बहुत लोकतंत्र को प्रभावित कर देती हैं, लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाती हैं। जब भी सरकार पलटती है तो दंगे फसाद होते हैं। राष्ट्रपति प्रणाली में कठोरता बहुत ज़्यादा होती है, हर एक चीज़ टाइम से बिल्कुल फिक्स होती है, लचीलापन नहीं होता। राष्ट्रपति प्रणाली की अगली बड़ी समस्या ये है कि इसमें विभाजन बहुत ज़्यादा होता है। राष्ट्रपति प्रणाली में जवाबदेहिता कम होती है, जिम्मेदारी का अभाव बहुत पाया जाता है। राष्ट्रपति प्रणाली की सबसे कमज़ोर जो बात है वो मंत्रिमंडल की समस्या है, जबकि संसदीय प्रणाली में मंत्रिमंडल की समस्या नहीं है। तो अगर आपसे एग्जाम में राष्ट्रपति प्रणाली की समस्याएं, गुण दोष जो भी पूछे, आप इन सही प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम हैं। आगे चैप्टर का सारांश दिया है। देखो, ये चीज़ें उन्हीं बच्चों को समझ में आ सकती है जिन्हें थोड़ा सा सबसे पहले पॉलिटिक्स के बारे में जानकारी है। अगर जिन्हें यही नहीं पता कि मंत्रिमंडल क्या होता है, मंत्रिपरिषद क्या होता है, तो फिर उनके लिए इस चैप्टर में रटने लायक की चीज़ें हैं। वो जब इस चीज़ को समझ सकते हैं जब उनके पास इग्नू BPSC 132 की नॉलेज पूरी हो। तो अगर आपको इग्नू BPSC 132 जो सब्जेक्ट था आपका फर्स्ट ईयर में, उसकी नॉलेज पूरी है कि आपको पता है प्रधानमंत्री कैसे बनता है, मंत्रिमंडल कैसे बनता है, मंत्रिपरिषद कैसे बनती है, तो आपके लिए चैप्टर बहुत आसान है। अदरवाइज आपके लिए चैप्टर बहुत टफ होने वाला है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।